एवरीवन, वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें इस पार्ट में इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं अबाउट द ट्रांसलेशन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद हम देखते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस, what it is? It is the process of formation of or synthesizing of protein. ठीक है, synthesizing of what? Protein from DNA. From what? From the DNA through RNA. Right? Through RNA. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमें कुछ खाना बनाना है, कोई सब्ज़ी बनानी है, लेट्स से पनीर बनाना है, पनीर की कोई सब्ज़ी बनानी है, तो हमारे पास इंग्रेडिएंट होने चाहिए, मसाले होने चाहिए, पनीर होना चाहिए, उसके बाद में पानी, बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है। अलॉन्ग विद दैट मशीनरी भी लगती है। जैसे अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप किस में सब्ज़ी बनाओगे? अगर आपके पास स्टोव नहीं है तो आप उसे कुक कैसे करोगे? सो यूटेंसिल्स, स्टोव, पनीर, उसके इंग्रेडिएंट, ऑनियन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें लगती है टू मेक द सब्जी, टू मेक द पनीर की सब्जी, राइट? वैसे ही बॉडी को अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो हमें चाहिए होती है प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। क्या चाहिए होता है हमें? प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। और ये मशीनरी हर एक ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस अपने होस्ट की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करता है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है जो ट्रांसलेशन में काम आने वाली, इसके कंपोनेंट्स कौन से? सब में पहला साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सब में पहला क्या है? साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा होता है मैसेंजर आरएनए या मैसेंजर, जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लाने वाला है, या हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। मतलब जैसे अगर कोई पहली बार क्या बना रहा है, पनीर की सब्जी बना रहा है, तो वो रेसिपी को फॉलो करता है। ये अनियन 2 लीजिए, टमाटो 1 लीजिए, ऐसे वो एक रेसिपी को फॉलो करता है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटीन और कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। थर्ड, ट्रांसपोर्टर चाहिए। ट्रांसपोर्टर क्या करने वाला है? ट्रांसपोर्टर हेल्प करेगा अमाइनो एसिड्स को एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन किससे बनते हैं? ये बनते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से। सो मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? अमाइनो एसिड्स, राइट? मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया फिर इसमें? अमाइनो एसिड्स। उसी के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी लगते हैं एंड कुछ फैक्टर्स भी लगते हैं। फॉर द 10th ग्रेड हम समझ के लेने वाले हैं इन 4 कंपोनेंट को: साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेज और इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टर और अमाइनो एसिड। एंजाइम्स एंड फैक्टर्स आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन। उसे ट्रांसलेशन फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट की, तो सब में पहले आता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, कोई भी काम करने के लिए एक जगह होना ज़रूरी है। For example, right now you are observing me, you are watching this video on the mobile phone or on the tab or on the laptop. मतलब किसी न किसी डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए, बराबर? अब इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए भी मैं एक जगह पे हूँ, रैंडमली कहीं पे भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो साइट, एक जगह ज़रूरी होती है किसी भी प्रोसीजर को अकम्प्लिश करने के लिए। जैसे फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट, वैसे ही जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है वो होता है राइबोसोम। क्या होता है वो? राइबोसोम। राइबोसोम ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये दोनों में भी प्रेजेंट होते इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म as well as in the eukaryotic organism because it is a site of protein synthesis. ठीक है, so what is ribosome? Ribosome is an organelle which is not having membrane. तो ये membrane bound organelle नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों पे प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम, यूकैरियोट्स में होते हैं 80S राइबोसोम। ओके, नाउ चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों भी राइबोसोम बनते हैं 2 सब यूनिट से। ठीक है, कितने सब यूनिट से बनेंगे वो?
2 सब यूनिट से बनेंगे और इन दोनों भी सब यूनिट में एक सब यूनिट कहलाता है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, एक यूनिट क्या कहेगा, लार्ज सब यूनिट, और दूसरा कहलाएगा स्मॉल सब यूनिट। दूसरा क्या कहलाता है, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लार्ज सब यूनिट इज ऑफ 50s and small subunit is of 30s, whereas in eukaryotic organism large subunit is of 60s and small subunit is of 40s. What we mean by the S over here? S का मतलब होता है सेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। S का मतलब क्या होता है, सेडबर्ग्स यूनिट, मतलब ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करके राइबोसोम इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सेल, तब वो जिस लेवल पर सेटल होता है उस यूनिट को हम सेडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि जब इसका लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अटैच हो जाता है तो इट विल फॉर्म 3 डिस्टिंक्ट पॉकेट्स, ठीक है, जिसमें के 2 हमें दिखाई देते हैं और तीसरा जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया वो बैक साइड में, ऐसे ऊपर नहीं, इसके पीछे के साइड में, ठीक है। इस वजह से अभी हम उस तीसरे को नहीं बताएंगे। पर पॉकेट्स कितने होते हैं इनके पास, 3 पॉकेट्स होते हैं। कितने पॉकेट्स रहेंगे, 3 पॉकेट्स। एक होता है पी पॉकेट, एक होता है ए पॉकेट, और पीछे के साइड में जो जा रहा है वो होता है ई पॉकेट। अब मैंने पीछे के साइड में वो बताया है। पी पॉकेट या फिर पी वाला जो डोर हमें दिखता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पॉकेट। क्यों इसे पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं, क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्म होता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ए पॉकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असाइल ग्रुप ट्रांसफरेशन। असाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्स है, ए पॉकेट रिस्पॉन्स है। एंड ई पॉकेट इज फॉर द एग्जिट। ई पॉकेट इज फॉर व्हाट, इट इज फॉर द एग्जिट, ठीक है। तो जो 3 पॉकेट्स बनते हैं वो कौन से हैं, पी पॉकेट, ए पॉकेट एंड ई पॉकेट। पी पॉकेट फॉर द पेप्टाइड, ए फॉर द असाइल ग्रुप, ई फॉर द एग्जिट। ऐसे ये 3 पॉकेट्स बनते हैं कब, जब लार्ज और स्मॉल दोनों सब यूनिट ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अबाउट द राइबोसोम। व्हाट इज द राइबोसोम, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आप पढ़ोगे बुक में तो आपको मिलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे हम RER भी कहते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यस इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और वो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अगर आपको MCQ में इस तरह से पूछा जाए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, और इसमें आपको ऑप्शन में RER भी आया और राइबोसोम भी आया और थर्ड ऑप्शन आया बोथ A एंड B, तो चूज A एंड B, क्योंकि RER या राइबोसोम ये दोनों भी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि RER पे भी कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। सो एक्चुअल बेसिक साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहो या फिर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहो, दोनों में भी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमें नेक्स्ट देखना है अबाउट द इंफॉर्मेशन और द मैसेज, कि किस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले। अब देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दुनिया की कोई भी प्रोटीन को आप ले लो, किसी भी सोर्स से आप प्रोटीन ले लो, उसमें आपको सेम अमाइनो एसिड ही मिलेंगे और इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होता है, राइट। सो ये जो मैसेंजर है ये है mRNA। ये कौन होता है, mRNA। mRNA कब बना और कहाँ से बना, mRNA बना जीन पे से, DNA पे से, DNA के एक स्ट्रैंड पे से जिसे हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा, और जो mRNA बना जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कह रहे हैं वो कहाँ आएगा, आप साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट हो गए, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन कहाँ होना है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, एक तो फ्री राइबोसोम पे या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच है वहाँ पे, बराबर। अब ये mRNA न्यूक्लियस के पोर में से ट्रैवल करके बाहर आएगा और वो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, बट किस तरह से हेल्प करता है उसे हम देखते हैं। उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा DNA का। मान लो ये DNA का वो स्ट्रैंड है जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं, जिसपे से कौन बना है, जिसपे से हमारा RNA बना। कौन सा RNA, मैसेंजर RNA बना। और इस स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो है TACGUT
ATGC। अब मैं एक रैंडम सीक्वेंस ले रही हूँ, ओके, ज़रूरी नहीं है यही सीक्वेंस रहे, ये एक रैंडम सीक्वेंस लिया जा रहा है। और क्योंकि ये DNA का सीक्वेंस है, इसके ऊपर थाइमिन प्रेजेंट रहेगा। अब इस सीक्वेंस पे से जब mRNA बनेगा तो mRNA पे क्या सीक्वेंस रहेगा? AUG। क्यों यहाँ पे U लिखा हमने? क्योंकि mRNA में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल, या RNA में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल। ठीक है, तो अभी हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है? लाइक दिस। इस तरह से हमें ये सीक्वेंस मिला, करेक्ट। अब ये जो येलो कलर में ड्रॉ किया गया है ये है mRNA। ये क्या है? mRNA है। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको समझ में आया? ये था हमारा जीन टेम्पलेट DNA, जिसपे से क्या बनाया? जिसपे से बना mRNA, जो कैसे बना है? वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन दी न्यूक्लियस। अब आती है आगे की बात। अब ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो फिर इसने इंफॉर्मेशन लाई कैसे? इसने इंफॉर्मेशन लाई ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। कैसे लाई? ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब होता है 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं? एक कोडॉन बनाते हैं, जिसे हम कहेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। जिसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कोडॉन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों भाई 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके ही ट्रिपलेट कोडॉन क्यों बना रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड से भी कोडॉन बन सकता था, 2 न्यूक्लियोटाइड से भी कोडॉन बन सकता था, 4 न्यूक्लियोटाइड से भी कोडॉन बन सकता था, 3 से ही क्यों बन रहे? और ये ट्रिपलेट कोडॉन करते क्या है? ये ट्रिपलेट कोडॉन इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द DCP बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर, और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें इस पार्ट में, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं अबाउट द ट्रांसलेशन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हो जाने के बाद हम देखते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस, what it is? It is the process of formation of or synthesizing of protein. ठीक है, synthesizing of what? Protein from DNA. From what? From the DNA through RNA, right? Through RNA. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हमें कुछ खाना बनाना है, कोई सब्ज़ी बनानी है, लेट्स से पनीर बनाना है, पनीर की कोई सब्ज़ी बनानी है, तो हमारे पास इंग्रेडिएंट होने चाहिए, मसाले होने चाहिए, पनीर होना चाहिए, उसके बाद में पानी, बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है। अलॉन्ग विद दैट मशीनरी भी लगती है। जैसे अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप किस में सब्ज़ी बनाओगे? अगर आपके पास स्टोव नहीं है तो आप उसे कुक कैसे करोगे? सो यूटेंसिल्स, स्टोव, पनीर, उसके इंग्रेडिएंट, ऑनियन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें लगती है टू मेक द सब्जी, टू मेक द पनीर की सब्जी, राइट? वैसे ही बॉडी को अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो हमें चाहिए होती है प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। क्या चाहिए होता है हमें? प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। और ये मशीनरी हर एक ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट है एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस अपने होस्ट की प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी का इस्तेमाल करता है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है जो ट्रांसलेशन में काम आने वाली, इसके कंपोनेंट्स कौन से? सब में पहला साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सब में पहला क्या है? साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा होता है मैसेंजर RNA या मैसेंजर, जो इंफॉर्मेशन कैरी करके लाने वाला है, या हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। मतलब जैसे अगर कोई पहली बार क्या बना रहा है, पनीर की सब्जी बना रहा है, तो वो रेसिपी को फॉलो करता है, ये अनियन 2 लीजिए, टमाटो 1 लीजिए, ऐसे वो एक रेसिपी को फॉलो करता है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा प्रोटीन और कैसे प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। थर्ड, ट्रांसपोर्टर चाहिए। ट्रांसपोर्टर क्या करने वाला है? ट्रांसपोर्टर हेल्प करेगा अमाइनो एसिड्स को एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन किससे बनते हैं? ये बनते हैं लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से। सो मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? अमाइनो एसिड्स, राइट? मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया फिर इसमें? अमाइनो एसिड्स। उसी के साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी लगते हैं एंड कुछ फैक्टर्स भी लगते हैं। फॉर द 10th ग्रेड
हम समझ के लेने वाले हैं इन 4 कंपोनेंट को, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेज और इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टर और अमाइनो एसिड। एंजाइम्स एंड फैक्टर्स आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, उसे ट्रांसलेशन फैक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट की, तो सब में पहले आता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या फिर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो, कोई भी काम करने के लिए एक जगह होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर ऑब्जर्विंग मी, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दी मोबाइल फोन और ऑन दी टैब और ऑन दी लैपटॉप, मतलब किसी न किसी डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए, बराबर। अब इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए भी मैं एक जगह पे हूँ, रैंडमली कहीं पे भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो साइट, एक जगह जरूरी होती है किसी भी प्रोसीजर को अकम्प्लिश करने के लिए। जैसे फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट, वैसे ही जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है वो होता है राइबोसोम। क्या होता है वो? राइबोसोम। राइबोसोम ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसको मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये दोनों में भी प्रेजेंट होते, इन द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म as well as in the eukaryotic organism because it is a site of protein synthesis. ठीक है, so what is ribosome? Ribosome is an organelle which is not having membrane. तो ये membrane bound organelle नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों पे प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम, यूकैरियोट्स में होते हैं 80S राइबोसोम। ओके, नाउ चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों भी राइबोसोम बनते हैं 2 सब यूनिट से। ठीक है, कितने सब यूनिट से बनेंगे वो? 2 सब यूनिट से बनेंगे, और इन दोनों भी सब यूनिट में एक सब यूनिट कहलाता है लार्ज सब यूनिट। ठीक है, एक यूनिट क्या कहेगा? लार्ज सब यूनिट, और दूसरा कहलाएगा स्मॉल सब यूनिट। दूसरा क्या कहलाता है? स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, in prokaryotic organism large subunit is of 50S and small subunit is of 30S, whereas in eukaryotic organism large subunit is of 60S and small subunit is of 40S. What we mean by the S over here? S का मतलब होता है सेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, S का मतलब क्या होता है? सेडबर्ग्स यूनिट, मतलब ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करके राइबोसोम इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सेल, तब वो जिस लेवल पर सेटल होता है उस यूनिट को हम सेडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। अगर हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि जब इसका लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट अटैच हो जाता है तो इट विल फॉर्म 3 डिस्टिंक्ट पॉकेट्स। ठीक है, जिसमें के 2 हमें दिखाई देते हैं और तीसरा जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया वो बैक साइड में, ऐसे ऊपर नहीं, इसके पीछे के साइड में। ठीक है, इस वजह से अभी हम उस तीसरे को नहीं बताएंगे। पर पॉकेट्स कितने होते हैं इनके पास? 3 पॉकेट्स होते हैं। कितने पॉकेट्स रहेंगे? 3 पॉकेट्स। एक होता है पी पॉकेट, एक होता है ए पॉकेट, और पीछे के साइड में जो जा रहा है वो होता है ई पॉकेट। अब मैंने पीछे के साइड में वो बताया है। पी पॉकेट या फिर पी वाला जो डोर हमें दिखता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड पॉकेट। क्यों इसे पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, कैसे फॉर्म होता है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ए पॉकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असाइल ग्रुप ट्रांसफरेशन। असाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्स है? ए पॉकेट रिस्पॉन्स है। एंड ई पॉकेट इज फॉर द एग्जिट। ई पॉकेट इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर द एग्जिट। ठीक है, तो जो 3 पॉकेट्स बनते हैं वो कौन से हैं? पी पॉकेट, ए पॉकेट एंड ई पॉकेट। पी पॉकेट फॉर द पेप्टाइड, ए फॉर द असाइल ग्रुप, ई फॉर द एग्जिट। ऐसे ये 3 पॉकेट्स बनते हैं कब? जब लार्ज और स्मॉल दोनों सब यूनिट ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया अबाउट द राइबोसोम। व्हाट इज द राइबोसोम? इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आप पढ़ोगे बुक में तो आपको मिलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे हम RER भी कहते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यस, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट है और वो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अगर आपको MCQ में इस तरह से पूछा जाए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, और इसमें आपको ऑप्शन में RER भी आया और राइबोसोम भी आया,
और थर्ड ऑप्शन आया बोथ ए एंड बी, तो चूज ए एंड बी, क्योंकि RER या राइबोसोम ये दोनों भी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि RER पे भी कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। सो एक्चुअल बेसिक साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहो या फिर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहो, दोनों में भी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमें नेक्स्ट देखना है अबाउट द इंफॉर्मेशन और द मैसेज, कि किस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले। अब देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि दुनिया की कोई भी प्रोटीन को आप ले लो, किसी भी सोर्स से आप प्रोटीन ले लो, उसमें आपको सेम अमाइनो एसिड ही मिलेंगे और इन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग होता है, राइट। सो ये जो मैसेंजर है ये है mRNA। ये कौन होता है, mRNA। mRNA कब बना और कहाँ से बना, mRNA बना जीन पे से, DNA पे से, DNA के एक स्ट्रैंड पे से, जिसे हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा, और जो mRNA बना जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कह रहे हैं, वो कहाँ आएगा आप, साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट हो गए, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन कहाँ होना है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, एक तो फ्री राइबोसोम पे या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच है वहां पे, बराबर। अब ये mRNA न्यूक्लियस के पोर में से ट्रैवल करके बाहर आएगा और वो ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा, बट किस तरह से हेल्प करता है उसे हम देखते हैं। उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा DNA का। मान लो ये DNA का वो स्ट्रैंड है जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं, जिसपे से कौन बना है, जिसपे से हमारा RNA बना। कौन सा RNA, मैसेंजर RNA बना। और इस स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो है TACGATGC। अब मैं एक रैंडम सीक्वेंस ले रही हूँ, ओके, जरूरी नहीं है यही सीक्वेंस रहे, ये एक रैंडम सीक्वेंस लिया जा रहा है। और क्योंकि ये DNA का सीक्वेंस है, इसके ऊपर थाइमिन प्रेजेंट रहेगा। अब इस सीक्वेंस पे से जब mRNA बनेगा तो mRNA पे क्या सीक्वेंस रहेगा, AUG। क्यों यहाँ पे U लिखा हमने, क्योंकि mRNA में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल, या RNA में थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल। ठीक है, तो अभी हमें क्या सीक्वेंस मिल रहा है, लाइक दिस। इस तरह से हमें ये सीक्वेंस मिला, करेक्ट। अब ये जो येलो कलर में ड्रॉ किया गया है ये है mRNA। ये क्या है, mRNA है। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये था हमारा जीन टेम्पलेट DNA, जिसपे से क्या बनाया, जिसपे से बना mRNA, जो कैसे बना है, वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन दी न्यूक्लियस। अब आती है आगे की बात। अब ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो फिर इसने इंफॉर्मेशन लाई कैसे, इसने इंफॉर्मेशन लाई ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। कैसे लाई, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में। ट्रिपलेट कोडॉन का मतलब होता है 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या करते हैं, एक कोडॉन बनाते हैं, जिसे हम कहेंगे ट्रिपलेट कोडॉन, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों भाई 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके ही ट्रिपलेट कोडॉन क्यों बना रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड से भी कोडॉन बन सकता था, 2 न्यूक्लियोटाइड से भी कोडॉन बन सकता था, 4 न्यूक्लियोटाइड से भी कोडॉन बन सकता था, 3 से ही क्यों बन रहे। और ये ट्रिपलेट कोडॉन करते क्या है, ये ट्रिपलेट कोडॉन इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। मान लो AUG है, तो AUG का मतलब ये कोड है फॉर द मिथ्योनिन। व्हाट इज मिथ्योनिन, मिथ्योनिन इज द काइंड ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, मिथ्योनिन क्या है, इट इज अ अमाइनो एसिड। आप लोगों को ये पता है, जब लॉजिकल रीजनिंग या एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते तो उसमें ऐसे बोला जाता है कि कंसीडर करो A इज B, B इज C, C इज D एंड अप टू द Z इज A। तो व्हाट विल द स्पेलिंग ऑफ कैट, कैट किस क्या स्पेलिंग बनेगी, कैट की स्पेलिंग बनेगी DBU, राइट। अब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि कंसिडर A is B, B is C, C is D, D is E and so on, Z is A, ऐसे कंसिडर करना है। और उन्होंने पूछा देन DBU stands for what। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है D मतलब कौन है यहाँ पे C, B मतलब कौन है यहाँ पे A, U यानी कौन है यहाँ पे T। तो ये कोड लैंग्वेज में हो गया ना, DBU क्या हो गया, कोड लैंग्वेज हो गया, जिसका डिकोडिंग हमें पता है, राइट।
तो हमने क्या बराबर कैट लिख लिया, उसका मीनिंग हमने करेक्ट लिख लिया। वैसे ही ये जो होते हैं कोडॉन, दीज आर द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड फॉर व्हाट? फॉर दी अमाइनो एसिड्स। किसके लिए है वो? अमाइनो एसिड के लिए। मतलब एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी जब भी AUG आएगा इन द सीक्वेंस, कौन सा अमाइनो एसिड आना है फिर वहां पे? मिथियोनिन। कौन सा अमाइनो एसिड आना है फिर वहां पर? मिथियोनिन, क्योंकि AUG स्टैंड्स फॉर व्हाट? मिथियोनिन। AUG कोड्स फॉर व्हाट? मिथियोनिन, बराबर। पर फिर वही क्वेश्चन अराइज हो जाता है, व्हाई ट्रिपलेट कोडॉन इज देयर? क्यों ट्रिपलेट कोडॉन है, राइट? तो अब हम वो देखते हैं कि ट्रिपलेट कोडॉन क्यों है। देखो बच्चों, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं हमें? 4। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का बैकबोन सेम है। किससे बनता है बैकबोन? बैकबोन बनता है शुगर से प्लस फॉस्फेट से। फॉस्फेट एंड शुगर सारे न्यूक्लियोटाइड में सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इन दी नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस कितने टाइप के हो जाते हैं? 4 टाइप के। मतलब वैसे तो 2 टाइप के, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, बट ओवरऑल कितने टाइप के हो जाते हैं? 4 टाइप के। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, बराबर। मतलब जो बैकबोन है वो कॉमन है, उसके साथ अगर एडेनिन लग गया तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन लग गया तो अलग न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन लग गया तो अलग न्यूक्लियोटाइड, और साइटोसिन लग गया तो अलग न्यूक्लियोटाइड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप है? 4, ठीक है। कितने टाइप है? 4। अब ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड के टाइप है, ठीक है, ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड के टाइप है, इनका मतलब 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, दैट इज A, T, G, C। अब हम मान लेते हैं कि 1 न्यूक्लियोटाइड इज रिप्रेजेंटिंग 1 अमाइनो एसिड, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ओनली 4। और अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। अब 4 कोड 20 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मान लेते हैं कि 2 अमाइनो एसिड, 2 न्यूक्लियोटाइड का पेयर मिलकर क्या कर रहा है? एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो कॉम्बिनेशंस हमें कितने मिलेंगे? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। बट 16 कॉम्बिनेशन ये फिर भी लेस ही है देन द 20। मतलब 16 कॉम्बिनेशन पूरे 20 को कोड कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हर अमाइनो एसिड के लिए यूनिक कोडॉन चाहिए। अगर एक ही कोडॉन 2 अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बराबर। फिर हम देखते हैं अगर 3 है तो देयर आर 64 कॉम्बिनेशन विच आर मोर देन इनफ टू कोड द 20 अमाइनो एसिड। दैट इज वाई ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड से वो कोडॉन बनते हैं। अब इन 64 में से 61 जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसे कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो 3 होते हैं उसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन के प्रोसीजर को स्टॉप करने का काम करते हैं। ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। ट्रांसलेशन शुरू हुआ बट उसे बंद भी तो करना पड़ेगा, तो ये एंड करने का काम स्टॉप कोडॉन करते हैं। तो देयर आर 64 कॉम्बिनेशंस, जिसमें से आउट ऑफ 64 61 जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, और जो 3 है वो स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो क्यों ट्रिपलेट कोडॉन होता है ये समझ में आ गया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है डॉक्टर हरगोविंद खुराना इन्होंने, ठीक है। इनके लिए इन्हें इस जेनेटिक कोड के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है विथ हिज वर्कर। 2 साइंटिस्ट के साथ इन्होंने ये काम किया हुआ है। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। सो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जेनेटिक कोड। इसे क्या कहा जाएगा? जेनेटिक कोड। अंडरस्टूड? समझ में आ गया, ठीक है। अब सवाल ये अराइज होता है, अमाइनो एसिड तो 20 है बट कोडॉन तो 61 है। फिर इसका मतलब ये है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, मोर देन 1, ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे? मोर देन 1 क्या प्रेजेंट है उनके पास? मोर देन 1 उनके पास कोडॉन प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं जेनेटिक कोड के चार्ट को। ओके, देखो यहाँ पे U U U ट्रिपल U इज कोडिंग फॉर द फिनिलैलेनिन
एंड UUC ये भी किसे कोड कर रहा है, फिनिलैलेनिन को कोड कर रहा है। UUA एंड UUG ल्यूसिन को कोड कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखो ये जो स्टॉप कोडॉन मैंने बताए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, UAA, UAG और UGA ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है। बाकी के सारे जो है वो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। प्रोलिन के लिए 4 है, थ्रियोनिन के लिए भी 4 है, सिर्फ अकेला मिथ्योनिन ही है जिसके लिए AUG इतना एक ही कोडॉन होता है और इसे हम स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन। या पहला कोडॉन हमेशा शुरुआत कहाँ से होनी है mRNA पे, हमेशा AUG से होनी है। ये ध्यान में रखो कि कोडॉन पर U इसलिए है क्योंकि ये RNA पे प्रेजेंट होता है। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन ये कहाँ से आनी है, इंफॉर्मेशन ये आनी DNA पे से, बट DNA का नॉन कोडिंग रीजन ये इंफॉर्मेशन देता है। और कोडॉन किस पे प्रेजेंट होते हैं, RNA पर प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली mRNA पर कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान में रखो कि mRNA पर कोडॉन प्रेजेंट है और ये जेनेटिक कोड का टेबल है। जेनेटिक कोड में हमें दिखता है कि 64 कॉम्बिनेशंस है, उस 64 कॉम्बिनेशन में से 61 कॉम्बिनेशन अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं और 3 जो है वो स्टॉप कोडॉन है, जो क्या करने वाले, ट्रांसलेशन के प्रोसीजर को स्टॉप करने वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैसेज, कि मैसेजेस कौन से फॉर्म में आ रहे हैं। अब मान लो कि सीक्वेंस कुछ ऐसा आया, ठीक है, कैसा सीक्वेंस है हम देखते हैं। सीक्वेंस आया लाइक दिस, पहले AUG से शुरुआत होती है, ठीक है, AUG, फिर आया GUU, देन GCU, देन GAU, उसके बाद में AAU और उसके बाद में AGU। इतना हम देख लेते हैं। अब जो पहला कोडॉन है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐसे 6 कोडॉन आए बराबर। तो पहला कोडॉन किसे कोड करेगा, मिथ्योनिन, तो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, मिथ्योनिन। GUU किसे कोड करता है, GUU कोड करता है वैलिन को, तो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, फिर वैलिन। GCU किसे करेगा, एलानिन को, तो यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, एलानिन। GAU फॉर द एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड आ गया। AAU फॉर द एस्पार्जिन, तो यहाँ पे एस्पार्जिन आ गया। एंड AGU फॉर द सीरिन, तो यहाँ पे कौन आ गया, सीरिन आ गया। मतलब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इट इज गेटिंग डिसाइडेड वाया व्हाट, वाया द कोडॉन प्रेजेंट ऑन दी mRNA। तो अब आपको समझ में आया कि ये कैसे मैसेज कैरी कर रहा है। ये मैसेज कैरी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, वो कोड लेकर आ रहा है और इससे बॉडी को, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी को पता चल रहा है कि कौन से अमाइनो एसिड के बाद कौन से अमाइनो एसिड को लिंक करना है। और इसी वजह से ईच एंड एवरी प्रोटीन इज हैविंग अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड सब में सेम होते हैं, यही 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनने हैं, बट द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड वैरीज इन ईच प्रोटीन। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, ठीक है। तो हमने राइबोसोम क्या है वो देख लिया, मैसेंजर RNA क्या है वो देख लिया। थर्ड हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर होता है tRNA, दैट इज द ट्रांसफर RNA। इसका काम क्या होता है, अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लेके जाना। अब ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से अमाइनो एसिड को लेके जाना है और कैसे लेके जाएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो हम लास्ट ईयर 9th में सीख चुके हैं। जो tRNA होता है उसको 3 लूप होते हैं, यहाँ पे 5 प्राइम एंड और CAA प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ही अमाइनो एसिड अटैच होगा और इसे कहा जाता है एंटी कोडॉन लूप। एंटी कोडॉन का मतलब होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी नॉट आंटी, एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट। अब मान लो यहाँ पर AUG है, तो AUG के अगेंस्ट कौन हो गया, UAC, राइट। तो जब इस tRNA के एंटी कोडॉन रीजन पर UAC रहेगा तो वो AUG के साथ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर पाएगा और यहाँ पे वो कौन से अमाइनो एसिड को लेके आएगा, मिथ्योनिन को, बराबर। क्या कर पाएगा वो, मिथ्योनिन इस अमाइनो एसिड को कैरी कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एंटी कोडॉन रीजन है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। इसका मतलब ये प्रीवियस सेशन में जो प्रीवियस स्लाइड पे हमने कोडॉन्स देखे थे लाइक AUG, अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा रब करके ये चेक करते हैं कि इसके पास tRNA के पास कौन सा कोडॉन रहेगा। मतलब मिथ्योनिन अगर है तो मिथ्योनिन के लिए एंटी कोडॉन रीजन पर प्रेजेंट रहेगा UAC, राइट। एलानिन के लिए, सॉरी नॉट एलानिन, वैलिन के लिए एंटी कोडॉन रीजन पर प्रेजेंट रहेगा CAA, बराबर। एलानिन के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा फिर, CGA, राइट। एस्पार्जिन के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा फिर, एस्पार्टिक एसिड के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा, CUG,
ए, राइट। उसके बाद में एस्पैरजीन के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा, UUA, एंड सीरिन के लिए क्या प्रेजेंट रहेगा, UCA। मतलब एंटीकोडॉन जो है वो रिस्पेक्टिव कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को सीक्वेंस वाइज लाकर वहां पे अटैच करने में मदद करता है। तो समझ में आया टीआरएनए काम कैसे करता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 61 टाइप के कोडॉन है तो 61 टाइप के टीआरएनए होते हैं क्या, नहीं। टीआरएनए जितने टाइप के अमाइनो एसिड है उतने टाइप के रहेंगे, मतलब 20 टाइप्स ऑफ टीआरएनए रहेंगे। बट एक ही टीआरएनए अमाइनो एसिड के अलग अलग कोडॉन को कैसे क्या अटैच हो सकता है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकता है। तो इसके लिए इस सेगमेंट को आप जरा ध्यान से देखिए। थ्रियोनिन के लिए जो 4 कोडॉन है उसका सबके पहले 2 लेटर सेम है, पहले 2 न्यूक्लियोटाइड सेम है, दैट इज AC 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 AC। इसका मतलब टीआरएनए पर जो एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहेगा उसके पहले 2 न्यूक्लियोटाइड सेम रहेंगे, दैट इज UG, बराबर। अब 2 इसमें प्रॉपर पेयरिंग हो गई तो तीसरा थोड़ा सा अनपेयर्ड भी रहा, इतना फॉर्मली पेयर नहीं किया तो भी वो वहां पे अमाइनो एसिड डिलीवर कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वोबल हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है इसे, वोबल हाइपोथेसिस। यानी कि अमाइनो एसिड 20 टाइप के हैं, टीआरएनए भी 20 टाइप के हैं, बट कोडॉन्स जो है वो मोर देन 20 है। ये कैसे, वाया द वोबल हाइपोथेसिस। समझ में आया। तो टीआरएनए का काम क्या है, टीआरएनए का काम है रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को डिपेंडिंग अपॉन द कोडॉन एंड एंटीकोडॉन रिएक्शन interaction या complementary base pairing, each and every tRNA is going to carry a specific amino acid। ये tRNA, ये जो tRNA मिथियोनिन को कैरी करने का काम करता है, ये वैलिन को ला नहीं सकता, इसमें एबिलिटी सिर्फ मिथियोनिन को लाने की ही है। एंड ये इट इज लाइक अ व्हीकल, ये आएगा मिथियोनिन देगा फिर चला जाएगा, फिर मिथियोनिन को ग्रैब करेगा, फिर जहां पे मिथियोनिन चाहिए वहां पे मिथियोनिन लाके देगा। इट इज लाइक अ व्हीकल। अब बात आती है फोर्थ कंपोनेंट की, दैट इज द अमाइनो एसिड, जिसके बगैर प्रोटीन सिंथेसिस पूरा तरह से हो नहीं सकता, क्योंकि दीज आर द इंग्रेडिएंट। सो देयर आर 20 एसेंशियल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसका नाम अभी हमने पीछे देखे कुछ लाइक हिस्टिडीन, प्रोलीन, वैलिन वगैरह वगैरह, ऐसे 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है। आप लोग अगर चाहते हो कि 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम आपको दिए जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ ये 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड ये बनते हैं 2 ग्रुप से, एक होता है उसमें अमाइन ग्रुप, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ओके। और ये ध्यान में रखो, हर अमाइनो एसिड के पास ये 2 चीजें प्रेजेंट है, 2 ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखो, जब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्मेशन होता है तो ये फॉर्मेशन जिस बॉन्ड से होता है उस बॉन्ड को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कैसे, ये पहला अमाइनो एसिड है, उसके यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है और यहाँ पे COH प्रेजेंट है। ये दूसरा अमाइनो एसिड है जिसके यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है और यहाँ पे COH प्रेजेंट है। और एक ये तीसरा अमाइनो एसिड, अगेन यहाँ पे NH2 और इधर COH प्रेजेंट है, राइट। तो इनमें बॉन्ड फॉर्म होते वक्त वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड बनेगा CONH, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, CONH। ये जो CONH है, आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर रेसिड्यू निकल जाने के बाद जो बॉन्ड रहता है, जो एलिमेंट रहते हैं, वो है CONH, और इसी CONH बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बट जो पहला अमाइनो एसिड होता है इन द लीनियर चेन, उसका अमाइन ग्रुप फ्री है तो इसे हम कहेंगे N टर्मिनल, और लास्ट के अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है तो इसे हम क्या कहेंगे, C टर्मिनल। इसको समझना बहुत आसान है। देखो, मान लो हमने ह्यूमन चेन बनाई है, पहले ह्यूमन का राइट हैंड फ्री रहेगा, लास्ट ह्यूमन का लेफ्ट हैंड फ्री रहेगा, तो ये राइट हैंडेड फ्री है तो राइट हैंड, उधर लेफ्ट हैंड फ्री है तो लेफ्ट हैंड। वैसे ही पहले अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप फ्री रहेगा तो N टर्मिनल, क्योंकि नाइट्रोजन है वहां पे। लास्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा तो C टर्मिनल। समझ में आ गया, सिंपल, ठीक है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, इट इज CONH बॉन्ड। कैसे फॉर्म होता है वो, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप forms the bond with amine group of second amino acid via removing the water residue। तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज CONH बॉन्ड। तो अब बात होगी चारों भी इंग्रेडिएंट की जो हमें लगनी है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द ट्रांसलेशन प्रोसीजर इज गोइंग टू बी अकर। तो अब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन प्रोसीजर कैसी होती है उसे हम देखेंगे। ट्रांसलेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, राइबोसोम, mRNA, tRNA, अमाइनो एसिड्स एंड सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम एंड ट्रांसलेशन फैक्टर्स। ठीक है, अब वो एंजाइम्स एंड ट्रांसलेशन फैक्टर डिटेल में हम हायर क्लासेस में देखेंगे, अभी हम सिंपल प्रोसीजर देखने वाले। क्या होता है, राइबोसोम अटैच हो जाएगा, दोनों भी सब यूनिट राइबोसोम के अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर जो mRNA है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, लाइक दिस। अब इस mRNA में पहला कोडॉन हमेशा P पॉकेट और दूसरा कोडॉन A पॉकेट में जाता है और शुरुआत में E पॉकेट एम्प्टी रहेगा। तो अब यहाँ पे AUG प्रेजेंट है, यहाँ पे लेट से GGU प्रेजेंट है। ठीक है, AUG किसे कोड करेगा, AUG कोड कर रहा है किसे, मिथ्योनिन को। तो यहाँ पर P पॉकेट में और ये A पॉकेट और यहाँ पे E पॉकेट। ठीक है, तो P पॉकेट में सब में पहले कौन आएगा, P पॉकेट में आएगा सब में पहले tRNA विच इज कैरिंग द मिथ्योनिन विथ इटसेल्फ, जिसके पास क्या है, मिथ्योनिन प्रेजेंट है। अब GGU ये कोड कर रहा है वैलिन को, तो दूसरा tRNA किसको लेके आएगा, वैलिन को लेके आएगा। अब यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये जो राइबोसोम है वो एक कोडॉन आगे जाता है। देखो यहाँ पे तीसरा कोडॉन हम बताएंगे, तीसरा, ये चौथा कोडॉन, ऐसे हमने बताया। अब राइबोसोम आगे हो जाता है ऐसे शिफ्ट। ठीक है, ये राइबोसोम एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गया, इस वजह से जो tRNA था जिसने मिथ्योनिन को कैरी किया था वो चले जाएगा E पॉकेट में, जो A पॉकेट में tRNA था वो आ जाएगा P पॉकेट में और A पॉकेट हो जाएगा एम्प्टी A पॉकेट। फिर यहाँ पे कौन आएगा, थर्ड कोडॉन किस में प्रेजेंट है, अभी A पॉकेट में प्रेजेंट है, तो तीसरा tRNA आएगा अपना रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड लेके और फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फिर से जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, अब अगेन राइबोसोम चला गया एक कोडॉन आगे। अब फिर से क्या हुआ, A पॉकेट में जो कोडॉन था वो चला गया P में, A में जो था वो P में गया, P में जो था वो E में चला गया, E से एग्जिट बाहर निकल गया। ठीक है, तो ऐसा हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में राइबोसोम जो है एक एक कोडॉन, ठीक है, पहले फर्स्ट कोडॉन एंड सेकंड कोडॉन में था, फिर सेकंड एंड थर्ड कोडॉन में आएगा, फिर थर्ड एंड फोर्थ कोडॉन में आएगा, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ कोडॉन में आएगा। मतलब ऐसे एक एक कोडॉन वो आगे आगे शिफ्ट होते जाता है और इस प्रोसीजर को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाएगा, ट्रांसलोकेशन। सो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, what it is, movement of ribosome along the mRNA by one codon, one triplet codon is known as translocation। जब आप इसके एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राइबोसोम स्टिल है और मूव तो mRNA कर रहा है, बट एक्चुअल में mRNA स्टिल होता है और मूवमेंट राइबोसोम की होती है। इट्स जस्ट अ इल्यूजन। जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं, मूवमेंट कार करती है बट हमें ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, वैसी ही फीलिंग होती है। mRNA एज इट इज पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम एक एक स्टेप आगे 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 मूव करता है। एक एक स्टेप मतलब कितना, वन कोडॉन, पहले 2 कोडॉन थे राइबोसोम में, फिर आगे चला गया, अब सेकंड एंड थर्ड कोडॉन आ गया, फर्स्ट कोडॉन बाहर निकल गया और आगे चला गया, अब थर्ड एंड फोर्थ कोडॉन राइबोसोम में, सेकंड कोडॉन निकल गया और आगे चला गया, अब फोर्थ एंड फिफ्थ कोडॉन राइबोसोम में, थर्ड कोडॉन निकल गया। ऐसे कब तक होगा, जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता। जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है, अब ये चेन बन गई ऐसे अमाइनो एसिड की और राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है जहाँ पे लास्ट के 2 कोडॉन है, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक tRNA प्रेजेंट रहेगा जिसने अपना अमाइनो एसिड लाया हुआ है और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बट क्योंकि स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी tRNA है नहीं, वो वैसा ही एम्प्टी रहेगा और फिर सिग्नल जनरेट हो जाता है कि यहाँ पर ट्रांसलेशन एंड करना है। जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाता है, सारी की सारी प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी ये हो जाती है,
डिसेंबल हो जाती है, मतलब राइबोसोम सेपरेट हो जाएंगे, उसके दोनों सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, एमआरएनए अलग हो जाएगा एंड ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड अलग हो जाएंगी। फिर ये अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की लिए जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर वो गोल्जी एपरेटस के पास जाती है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, फिर प्रॉपर फंक्शनल स्ट्रक्चर वो लेगी और वो अपनी जगह पे जहाँ पे उसका काम है वहाँ पे भेजा जाएगा। इट इज सिंपल लाइक अ फैक्ट्री। ठीक है, कैसे? फैक्ट्री में पहले रॉ मटेरियल आता है, उसको वॉश किया जाएगा, पील किया जाएगा। लेट्स से पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री है, तो पहले पोटैटोज फार्म से लाए जाएंगे, उसको क्लीन किए जाएंगे, वॉश किया जाएगा, पील किया जाएगा, फिर उसके स्लाइसेस बनाए जाएंगे, फिर उसको फ्राई किया जाएगा, विद द इंग्रेडिएंट्स स्प्रिंकल करके फ्राई किया जाएगा। उसके बाद में फ्राई या रोस्ट हो जाने के बाद में उसको पैक किया जाएगा इन द पॉकेट्स, राइट? वेफर्स के पॉकेट्स में उसको पैक किया जाएगा विथ रिस्पेक्टिव कि 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, वॉट एवर द नंबर दे वांट, उस हिसाब से उसको पैक किया जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर वो अलग अलग शॉप पे भेजा जाएगा और वहाँ से फिर हम परचेस करेंगे। तो डीएनए के साथ, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम के वहाँ या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उसने लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाने में हेल्प करी वाया ट्रांसलेशन प्रोसीजर। अब ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड आगे जाएगी, उस पर प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टूवर्ड्स द साइट जहाँ पे उस प्रोटीन का काम है, फिर चाहे वो लाइसोसोम हो या मेम्ब्रेन हो या साइटोप्लाज्म हो, whatever it is. Understood? So this is the process of translation. What is the translation? Synthesizing protein from the DNA through the RNA is known as protein synthesis or translation. ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एग्जैक्टली कहाँ होता है? राइबोसोम एंड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंडरस्टूड? सिंपल है। And what is the translocation? Movement of ribosome along the mRNA via one triplet codon is known as translocation. Trans मतलब change होना, location यानी जगह, तो राइबोसोम अपनी जगह चेंज कर रहा है, that is what is called as translocation. समझ आ गया? कोई confusion है? Good. अब आपके इसी सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है, that is the mutation. थोड़ा सा उसके बारे में आप समझ कर लेते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ओके, क्या मतलब होता है? सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। अब हम पीछे फिर से उस सीक्वेंस के पास जाते हैं जो सीक्वेंस हमने कुछ समय पहले समझने के लिए लिया था, राइट? अब ये नॉर्मल सीक्वेंस है जो क्या कर रहा है? मिथियोनिन, वैलिन, एलेनिन, उसके बाद में एस्पेर्टेट एसिड, एस्पेरजिन एंड सीरिन को कोड कर रहा है। अगर इस सीक्वेंस में चेंज हो गया, मान लो यहाँ पर जहाँ पर GUU था वहाँ पर UUU आ गया, ट्रिपल U हो गया, मतलब G रिप्लेस्ड हो गया, ठीक है, किससे? U से। तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ वैलिन, UUU किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फिनिल एलानिन के लिए। तो वैलिन के जगह पे यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड आ जाएगा? फिनिल एलानिन। अब ये फिनिल एलानिन अमाइनो एसिड क्या उस प्रोटीन का नॉर्मल अमाइनो एसिड था क्या इस सीक्वेंस में? नहीं। इसका मतलब उसने प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज कर दिया, यानी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो क्या वो फंक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इसे हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज द सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ गया, इस वजह से एमआरएनए के ऊपर चेंज आएगा, एमआरएनए में चेंज आया, इस वजह से अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा और उस वजह से प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो म्यूटेशन होने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब यहाँ पे हम डीएनए ले रहे हैं इसलिए डीएनए का सीक्वेंस ड्रॉ करूँगी। लेट्स से ATGC एंड सो ऑन। तो लेट्स कंसिडर कि ये जो T है ये रिप्लेस कर दिया गया किसके थ्रू? T इज रिप्लेस्ड बाय A। तो सीक्वेंस अल्टर्ड हो गया, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। एक को निकाला गया और उसके जगह दूसरे को रखा गया। दूसरा टाइप आता है डिलीशन। अगेन हम वही लेंगे ATGC। जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस हो, ये आसान जाता है इसलिए मैं इस सीक्वेंस को लेती हूँ। सब्स्टिट्यूशन समझ गया। अब डिलीशन में क्या हुआ? मान लो ये A जो है यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये A जब यहाँ से रिमूव हो गया तो इनका कोडॉन का जो सीक्वेंस है वो अल्टर्ड हो गया। देखो ये फर्स्ट कोडॉन,
ये सेकंड कोडॉन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब यहाँ पे पहले कौन सा था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे आया था, बट यहाँ पे थर्ड कोडॉन बदल गया, फ्रेम चेंज हो गई, दैट इज द डिलीशन। नेक्स्ट टाइप जो है ये कौन सा हो गया फिर, डिलीशन, मतलब एक अमाइनो एसिड उसमें से निकल गया, नॉट अमाइनो एसिड सॉरी, एक न्यूक्लियोटाइड वहां से निकल गया। थर्ड आता है एडिशन, अगेन लेट्स से ATGC ये सीक्वेंस हमने लिया हुआ है, और अब इसमें बीच में ही कहीं पे रैंडमली एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड आ गया जो वहां पे नहीं था, लेट्स से यहाँ पे आ गया C। अब फिर से इसकी फ्रेम चेंज हो गई, जैसे ये पहला कोडॉन, ये अब दूसरा कोडॉन, एंड TG ये तीसरा कोडॉन बन गया। पहले क्या था, पहले ATG पहला कोडॉन, CAT दूसरा कोडॉन, CGA तीसरा कोडॉन था, बट क्योंकि इसके बीच में C आ गया, थर्ड फोर्थ कोडॉन का जो सीक्वेंस है वो अल्टर हो गया, राइट। सो दिस चेंज किस किस वजह से हो सकता है, एदर ड्यू टू सब्सटीट्यूशन, डिलीशन और द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसकी वजह से हो सकता है। सो सच सडन चेंज इन DNA सीक्वेंस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल और हार्मलेस। कुछ कुछ म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन में ऐसे चेंज आ जाए कि वो एक नया फंक्शनल प्रोटीन बना दे, या कुछ कुछ म्यूटेशन की वजह से वो प्रोटीन अपना फंक्शन पूरी तरह से खो देता है और डिजीज कंडीशन आ सकती है। कुछ कुछ म्यूटेशन तो लीदल भी होते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ये 9th में हम जेनेटिक डिसऑर्डर में सीख चुके हैं कि सिकल सेल एनीमिया में 6th पोजीशन पर सिर्फ 6 नंबर का अमाइनो एसिड जो वैलिन है वो रिप्लेस हो जाता है वाया ग्लूटामिक एसिड, और इस वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बदला, इस वजह से RBC ऐसे सिकल शेप हो जाती है और उसे सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, राइट। सो म्यूटेशन कैन बी डेडली और अ लीदल। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन एंड द म्यूटेशन। आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, फिर इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा है व्हाट इज ट्रांसलेशन, मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलेशन, साइट, मैसेंजर या इंफॉर्मेशन, उसके बाद में ट्रांसपोर्टर एंड द अमाइनो एसिड इटसेल्फ, उसके बाद में हमने प्रोसीजर देखी, उसी के साथ साथ हमने ट्रांसलोकेशन इस कॉन्सेप्ट को समझ के लिया, और एंड में हमने म्यूटेशन को समझ के लिया। यहाँ पे हमारा सेंट्रल डोग्मा का सेशन कंप्लीट होता है, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इवोल्यूशन, एविडेंसेस of the evolution and theories and so many things, right? तब तक के लिए इस वीडियो को प्रॉपरली देखो। कंसेप्ट सिंपल है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती अगर आपने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया तो। आसानी से आराम से देखो, अपने टेक्स्ट बुक को रीड करो, क्योंकि ये बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। इसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, ओके आपके बुक में जो इमेज दी गई है उस इमेज को दिखाया जाता है और आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करने लगाया जाता है। तो इस टॉपिक को स्किप मत कीजिए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, राइट। ओके, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम इस सीरीज के साथ कनेक्टेड रहे और आपको अपडेटेड वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी एंड पीसफुल, स्टडी वेल, बाय बाय, टेक केयर।